स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 62 इसको डील करता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनली तौर पर भी, क्योंकि पाकिस्तान का ये रौला बना ही रहता है कि ये बंदा क्वालिफाई कर गया, ये डिस्क्वालीफाई कर गया। तो आर्टिकल 62 हमें बताता है क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली ये किसके मुताल्लिक है? क्वालिफिकेशन के मुताल्लिक, अहलियत। qualifications of members of parliament। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की बात हो रही है। किसी एक जब भी जिक्र आएगा पार्लियामेंट का, तीन चीज़ों का जिक्र आएगा। मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था, सदर, सेनेट और नेशनल असेंबली। सदर भी पाकिस्तान का होना चाहिए, और सदर के लिए तो ये भी शर्त है कि वो मुसलमान हो। अब जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, बड़े रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। लिहाजा इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। पहली बात वो क्या करता है, पहले क्वालिफिकेशन जो वो बताता है ना, वो कहता है पाकिस्तानी हो। जो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो कौन हो? वो पाकिस्तानी हो। दूसरी बात करता है, ही इज़ इन द केस ऑफ नेशनल असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी उस मेंबर की जो एज है वो कितनी है? 25 ईयर्स, यानी 25 साल से कम बंदा इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, वो बंदा जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में हो, एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शन टू जनरल सीट और सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम। अब इसमें क्या है, नंबर 3 पर वो बताता है वो बंदा जनरल सीट से भी आ सकता है या रिजर्व सीट से भी आ सकता है, चाहे नॉन मुस्लिम भी हो। लेकिन ये पहला क्राइटेरिया ये है, 25 साल पाकिस्तानी हो, 25 साल से ज़्यादा उसकी एज हो, और उसका वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक बंदे के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है उसको पार्लियामेंट का मेंबर बना दें। वो जनरल सीट से डायरेक्ट इलेक्शन लड़के भी आ सकता है और रिजर्व सीट्स पर भी आ सकता है। उसके बाद है जी, ही इज़ इन द केस ऑफ सेनेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स of age and he is enrolled as a voter in any area in a province or as the case may be the federal capital tribal areas from where he seeks membership। अब इसमें एक बात एक और आ गई, अगर वो बंदा मेंबर बनना चाहता है, नंबर 4 पर सेनेट का, ये पहली बात किसकी हो रही थी? नेशनल असेंबली की। अब बात करता है वो, अगर वो सेनेट का हो तो उसकी एज जो है वो 30 साल कम से कम होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, इसी सब आर्टिकल में वो कहता है कि वो जिस प्रोविंस का होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आजम वजीर तारड़ साहब पंजाब के सेनेटर इलेक्ट हुए, तो इसका पंजाब के किसी भी एरिया में वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। अगर एक बंदा केपीके का है तो वो पंजाब में एज ए सेनेटर नहीं बन सकता। बात समझ आ गई? उसके बाद ही इज़ गुड ऑफ करेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज हु इज वायलेट इस्लामिक इंजंक्शंस। यानी जो भी बंदा है नंबर 5 पर, वो गुड करेक्टर का हो और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, और वो कभी बदनाम ना हुआ हो कि ये इस्लाम के खिलाफ चलने वाला बंदा है, ठीक है। नंबर उसके बाद है 6 हमारे पास, he has adequate knowledge of Islamic teaching and practice obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sins। यानी बातें तो ये खराब कर रहे हैं, होता तो नहीं है ऐसा। यानी वो कह ये रहे हैं कि जो भी बंदा है, जो भी सेनेटर सेलेक्ट होगा, वो उसको क्या होगा, उसके पास इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए। क्या मैंने आपको भेजना, इनको पढ़ा के आओ। अच्छा, इनके पास इस्लामिक नॉलेज हो। इस्लामिक नॉलेज होने के साथ साथ ये मजहबी फरीज़े भी सारा अंजाम देते हो, और बहुत बड़े गुनहगार ना हो। सिर्फ 50 अरब इन्होंने खाया हो, इससे ज़्यादा ये गुनहगार ना हो। ये सेंटर बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास
सॉरी साथ, ये जस्ट जोक है, होता नहीं, हमारे लोग अच्छे हैं। ही इज सगेशियस, रिलीजियस एंड नॉन प्रोफाइल, होनेस्ट एंड आई मीन देयर नो डेक्लेरेशन बाय द कंट्री टू बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, अब जो भी बंदा होगा, साधक होगा, जो कि हमारे नहीं है, नहीं नहीं, अच्छे पॉलिटिशियन है हमारे, साधक भी होगा, अमीन भी होगा, नाम का अमीन हो तो वो अलग बात है, अमीन भी होगा, और वो किसी भी अदालत से वो इसके खिलाफ साबित ना हुआ कि वो ये अमीन नहीं है, वो बात नहीं है कि ये चोर है। वो इसके बाद हमारे पास है 8 नंबर पर, he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan। यानी अगर इसका क्रक्स निकाला जाए 8 नंबर का, वो ये कहते हैं कि मुहिब्बे वतन होना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चलता, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। सुमेरा आपको ज़्यादा आता है ये, तो नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे, लिख क्यों नहीं रहे फिर? अच्छा, द डिसक्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ नंबर डी एंड शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज नॉन मुस्लिम बट सच ए पर्सन शैल हैव गुड मॉरल रेप्यूटेशन। अब इसमें बात ये करता है फर्दर, इसके सब आर्टिकल 2 में, ये बेसिकली ए बी सी के हिसाब से उन्होंने लिखे थे, मैंने 1 बाई 1 2 3 करके लिखा है। अब इसमें कहते हैं कि ये जितनी क्राइटेरिया है इस्लामिक इंजंक्शंस वाला, ये नॉन मुस्लिम पर एप्लीकेबल नहीं होता। बात समझ आ गई कि नॉन मुस्लिम पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है, जो नॉन मुस्लिम भी आएगा वो भी गुड कैरेक्टर का बंदा हो, ठीक है, वो चोर ना हो। अब चोर बार बार मेरे से बुलवा लें, बुरी बात है। अब हमारे पास है जी इसकी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ आर्टिकल, यहां से स्टार्ट करते हैं, बल्कि यहां से लिखते हैं 63 डिसक्वालिफिकेशन। ये पार्लियामेंट का आ गया, पी आ गया, मेंबर आ गया, मेंबर कैम आ गया, पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान। अब आ गया जी कौन कौन सा बंदा जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 1, अनसाउंड माइंड बंदा, ठीक है, अनसाउंड जो है वो पाकिस्तान का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 2, इंसॉल्वेंट बंदा, इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसका दिवालिया निकला हो, उर्फे आम में जिसको कंगला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 पर नंबर 3 वाली वो बात जो थोड़ी सी, फॉरेन सिटीजन। अब इसमें यह है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान की शहरियत के साथ साथ दोहरी शहरियत रखी हो, वो भी बंदा नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हमारे कितने लोग जो है डिस्क्वालीफाई हुए थे, हाँ, वाडा साहब भी, तो वो इसी वजह से हुए थे कि दोहरी शहरियत थी। यानी जो बंदा नेशनल असेंबली का, सॉरी, पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहेगा, चाहे सेनेट का बने या नेशनल असेंबली का बने, शहरियत सिर्फ पाकिस्तान की उसके पास हो, ये अगर डबल शहरियत रखेगा तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, वैसे पाकिस्तान के इतने लोग हैं जिनके पास फॉरेन नेशनैलिटी है, ग्रीन कार्ड है, वो लेकिन मेंबर तो नहीं है ना पार्लियामेंट के। जनरली तौर पर आप जितने मर्जी रखो, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, सियासत में आना, तो फिर सादक और अमीन होके आना, बड़ी बड़ी तिजोरियां बना। आगे मैं बताता हूँ, इसको पढ़ो, बहस में नहीं जाते यार, एंजॉय करते हैं लेक्चर को। नंबर 4 पे है जी, ये नंबर 4 वो बंदे होते हैं जिन्होंने कोई प्रॉफिटेबल काम किया हो, कोई बिजनेस शुरू किया हो, कोई ऐसी सीन शुरू किया हो, या किसी बिजनेस को डील कर रहे हो। क्योंकि नेशनल असेंबली का बंदा जो है
वो कोई प्रॉफिटेबल काम कर नहीं सकता। कर होते तो इनके बहुत है, लेकिन लॉ ये कहता है कि वो नहीं कर सकते। कोई ऐसा ऑफिस जिससे उनको कोई सैलरी वगैरह आ रही हो, किसी की मुलाजमत वगैरह में हो, तो वो बंदा भी नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि नेशनल असेंबली का या पार्लियामेंट का जो भी मेंबर होगा वो अपनी हैसियत में आज़ाद होगा। ठीक है, उसका वो ये नहीं है कि वो जैसे ख्वाजा आसफ के पास अकामा था, अकामा का मामला सुना था ना, बड़ा मशहूर हुआ था कि इनके पास ये उधर के अकामे और ये वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इधर का नेशनल असेंबली का मेंबर है वो कहीं और मुलाजम हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63। उसके बाद है जी, वो किसी भी, नंबर 5 की बात है, किसी भी अदारे में ऑफिसर ना हो जो नेशनल असेंबली का बंदा है। यानी सियासत में वही आएगा ना जो सरकारी मुलाजिम नहीं होगा, चाहे कोई भी ग्रेड हो सरकार का, लेकिन जिसने आना है पार्लियामेंट में आना है वो किसी भी अदारे का मुलाजिम नहीं होगा। उसके बाद है जी, नंबर 6, जो बंदा आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी मेंबर होगा वो भी डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक बेसिकली आज़ाद रियासत है। आपको पता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई बंदा पहले ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ ना वहाँ की नेशनैलिटी ले सकता था, ना वहाँ पे कोई बाहर का बंदा कोई चीज़ परचेज़ कर सकता। अब थोड़ा सा मे भी चेंज हो गया। उसके बाद है जी नंबर 7 पे आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 7, कन्विक्टेड पर्सन। सुमेर, ये कौन होता है? कन्विक्टेड पर्सन, जिसको किसी अदारे से किसी भी तरफ से कोई सज़ा मिली हो। अब आपको एक बात बताता चलो, साथ साथ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको क्या सज़ा हुई थी रॉबिन, याद है? नहीं याद। कुछ कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उनको बस खड़े होने की सज़ा दी गई थी, लेकिन सज़ा तो सज़ा है ना। अब लोग जुर्माने को कंसीडर नहीं, पनिशमेंट की काइंड्स पढ़ते हैं ना, सबसे लास्ट जो काइंड्स है वो पनिशमेंट, वो फाइन की है। अब हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे जो FIRs पर्चे होते हैं ना लोगों पे, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार अगर इसका ट्रायल मैं भुगतूंगा या ट्रायल में जाऊंगा तो वो मुझे 2-3 महीने 6 महीने साल भी लग सकता है। इससे बेहतर ये है कि मैं 1500 जुर्माना करवाऊँ, 2000, इतनी जुर्माना है ना फेंसेस का, मैंने तो आपको पढ़ाया है ना, तो इतनी जुर्माना होता है। वो 1000-1500 जुर्माना करवाते हैं, वो एक ही दिन में वो गए घर। होता क्या है, वो रिकॉर्ड याफ्ता हो जाते हैं, वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, सज़ा याफ्ता हो जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस, वो मिसाल बाद में कंसेप्ट किया था उसके बाद में। अच्छा, ही हैज़ बीन ऑन कन्विक्शन एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 2 years, पीरियड ऑफ 5 years एंड elapsed since his release। अब इसमें कहता है फर्दर, वो बात करता है, नंबर 8 की बात है, किसी बंदे को सज़ा हुई हो अखलाकियात पर, मॉरल ट्रिब्यूट, उसने कोई ऐसा गंदा काम किया है जिसकी वजह से उसको 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल उसको सज़ा हुई है, तो वो भी बंदा डिस्क्वालीफाई। मॉरली तौर पर कोई गंदे काम करता हो, कोई भी बंदा इन्वॉल्व हो जाए तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन नैब लगता है। उसके बाद है जी हमारे पास फर्दर, ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ पाकिस्तान। क्या कहते हैं जी, जो बंदा डिसमिस सर्विस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी अदारे से जो बंदा डिसमिस ऑफ सर्विस हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कोई कॉरपोरेट अदारा हो, कॉरपोरेट अदारा भी इसमें शामिल, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ बीन रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ 2 बातें हैं, शुभान समझ आ रही है? पहली क्या उसने की है, पहली वो बात करता है डिसमिसल की, अब वो बात करता है रिमूवल की, उसको निकाला गया। अब है जी
he has been in the service of any statutory body or a body owned by controlled by government। उसके बाद 11 नंबर पे, यानी वो पाकिस्तान की किसी भी बॉडी का मेंबर हो या सर्विसेज में, he whether by himself or by any person or body person to in trust for him or for his benefit or in account or a Hindu individual family, oh sorry, undivided family has any share or interest in a contract not being a contract between or cooperative society or any government। अब जिसका किसी हिंदुइज्म तंजीम के साथ कोई ताल्लुक है फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए, तो वो भी मेंबर नहीं बन सकता। बेनिफिट ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपना ज़ाती फ़ायदा है। उसके बाद है जी फर्दर, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द पैराग्राफ शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन, कौन से लोगों पर ये इसकी अप्लाई नहीं होगा, वेयर द शेयर और इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व ऑन हिम बाई इनहेरिटेंस और सक्सेशन, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनहेरिटेंस के तौर पर उनके खाते में पड़ जाएं विरासती तौर पर, वो लोग भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कंपनी, जो पब्लिकली आवाम के फ़ायदे के लिए किसी कंपनी के ज़रिए वो किसी कंपनी का किसी का मेंबर बनते हैं, तो वो भी इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वेयर ही इज़ ए मेंबर ऑफ एनी हिंदू इंडिविजुअल फैमिली एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर इनटू बाय एनी अदर पर्सन, यानी अगर वो किसी इंडिविजुअल हिंदू फैमिली के मामलात का मेंबर है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने किया हुआ है, उसने डायरेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, ये जी बेसिकली हमारी जो थी डिस्क्वालिफिकेशंस थी इसकी। अब उसके बाद है जी हमारे पास, इसको फर्दर पढ़ते हैं। In this article, good does not include agriculture produce or commodity grown or produced by him such goods as। अब इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट की अपनी वो जिम्मेदारा करता होगा कोई भी सियासतदान, वो इसमें शामिल नहीं है। वर्ड अब पढ़ते एम, ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर देन फॉलोइंग ऑफिस, नेमली एन ऑफिस विच इज नॉट होल टाइम ऑफिस रेम्यूनरेटेड इधर बाय सैलरी और बाय फी। अब वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो फुल टाइम ना करता हो, किसी में मुलाजम होगा, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। द ऑफिस ऑफ लंबरदार वेदर कॉल्ड बाय दिस और एनी अदर टाइटल, अब जो लंबरदार है शाह साहब, वो भी डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर, एनी ऑफिस द होल्डर वेयर द विर्च्यू ऑफ सच ऑफिस इज लाइबल टू कॉल अपॉन फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री सर्विस अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग, कोई भी बंदा जो मिलिट्री ट्रेनिंग में वगैरह में काम कर रहा हो, वो भी बंदा क्या है, नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। He has obtained a loan from an amount of 2 million rupees or more from any bank financial institution cooperative society, हर वो बंदा नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता जिसने 2 मिलियन या उससे ज़्यादा का लोन लिया हो। अब ये लॉ कहता है, he or his spouse or any of his dependents has defaulted in payment of government dues, वो या उसके ख़ानदान का कोई बंदा जिसने गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स देना हो, कोई भी अमाउंट देनी हो, वो नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बनता। हमारे जितने में मेंबर्स हैं सारे में से टैक्स नहीं देते, या वो नहीं देते या उनकी फैमिलीज नहीं देती, या किसी से पूछा जाता है हिसाब मांगा जाता है, वो कहता है मैं क्यों हिसाब दूँ, पहले ओहदे को लवो, मैं इतनू माड़ा वेख के आ जाते हो, वो उसका निकालते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे बच्चों पे ये चीज़ें लागू नहीं होती। गरीब का बच्चा पैदा हो उस पर कर्ज चढ़ा होता है 2-3 लाख का पैदा होते हैं, और इनके बच्चे पैदा हों तो अरबों के माल पैदा होते ही होते हैं, लेवल है। उसके बाद है जी फॉर ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द इलेक्टेड और चूजन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग। अब जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा अगर वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, सेनेट और नेशनल असेंबली का वो मेंबर डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। बाज़ लोगों को आपने पता है ना, इमरान खान ने लास्ट टाइम कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, 5 पे। कुछ लोगों ने ऐसा किया था, एमएनएस पर भी खड़े थे, एमपीएस पर भी खड़े थे। तो अगर एक सीट आप रखते हैं तो एक छोड़नी पड़ती है, आप उससे डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी
अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंबर और वो क्या कहते हैं डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की वजह से या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वजह से आप बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई ऐसा एक्ट करता है पार्लियामेंट में भी, तो वो भी डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। अब उसके बाद है जी आर्टिकल 63A, इसको इसी चैप्टर के साथ कंक्लूड करना है। क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, if a member of parliamentary party composed of a single political party in a house resign from membership of his political party or join another parliamentary party, और ये लॉ के डिफेक्शंस है। एक बंदा एक पार्टी से आया, दूसरी पार्टी में रिज़ाइन करके जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर होगा। ठीक है, वो अभी जो हुए हैं जिन्होंने वोट खिलाफ दिए हैं वो इसी के तहत हुए हैं। अब बात समझ आ गई? वो जिन लोगों ने 25 लोगों ने वोट दिए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको उड़ा कर रख दिया था। लॉ को सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लॉ सबसे आसान चीज़ है। अगर लॉ को सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लॉ से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको सिचुएशन का नहीं ना पता। उसमें चीज़ों को सिचुएशन में डालेंगे। सेक्शन है, चाहे CPC है, PPC है, QS हो, कुछ भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है, उसको सिचुएशन में डालते जाएं, वो आसान होता जाएगा। जब तक उसको सिचुएशन नहीं देंगे वो मुश्किल रहेगा। उसके बाद बी ए वोट ऑफ अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी हु बिलोंग टू इन रिलेशन। एक पार्टी के साथ बिलोंग करता वो उधर वोट ही नहीं डालता। वही सीन जो अभी बताया। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ए मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद बहुत सी रीज़न होती हैं। अगर आप किसी पार्टी के हेड हैं, कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये हमारे पास अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 63A और 62 और 63। पहले हमने क्या पढ़ा है, क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं, साथ ही हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं। अब हम इसको जनरली तौर पर स्टार्ट करते हैं, लिहाजा इसको ओके कर दें।